हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र फिजिक्स का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है प्रकाश, लाइट। देखिए, इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 23 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 24 से स्टार्ट करेंगे। पूछा गया है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करता है या जाता है तो क्या होता है। प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर हट जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर हट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए, जिन लोगों ने बीपीएससी 69 को दिया था, जो बीपीएससी 30 सितंबर 2023 को जो एग्जाम हुआ था, अगर जिन लोगों ने एग्जाम को दिया था तो घटना चक्र से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए थे। तो घटना चक्र काफी महत्वपूर्ण है, रिवाइज करते रहिए। प्रश्न संख्या 25 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। देखिए, जब किसी पारदर्शक पतली परत यानी पानी की सतह पर तेल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है, श्वेत प्रकाश पड़ता है, तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है और इसी के कारण वह परत जो है चमकने लगता है, चमकदार दिखाई पड़ती है। 26 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। किससे किसमें प्रकाश जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, तो यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और प्रश्नगत विकल्पों में हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। जब हीरा को काटा जाता है तो उसमें चमक उत्पन्न हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के चमकने का जो प्रमुख कारण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांति कोण केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। 28 है, एक कटा हुआ हीरा जो है क्यों जगमगाता है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसकी कटाई या तराशी इस प्रकार से होती है कि कोई प्रकाश किरण यदि इसके अंदर चली जाए, हीरे के अंदर चली जाए, तो बाहर निकलने से पहले उसका कई बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इस प्रकार किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से हीरो में चमक उत्पन्न हो जाता है। 29 है, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि उचित रीति से यानी सही ढंग से हीरे को काटा जाए तो चमक का जो आधारभूत कारण है वो क्या है। तो उसका आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 30 है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं।
कथन ए कह रहा है कि हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कथन ए कह रहा है कि हीरा जो है अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण आर कह रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन ए में है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी में है। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी में है। और ए गलत है लेकिन आर सही नहीं है, यह ऑप्शन डी में दिया गया है। इन दोनों में से कथन कौन सा सही है? क्या एक दूसरे की स्पष्टीकरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। कैसे? इसका सही जवाब सी ऑप्शन होगा। हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक के कारण होती है। परिणाम स्वरूप इसका जो क्रांति कोण होता है वो कम हो जाता है। इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और यही कारण है कि हीरा जो होता है अपने ही आकार के अनुकारी कांच से, अपने ही आकार के सदृश कांच से अधिक झिलमिलाता है, जबकि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.51 होता है। इस प्रकार ए सही हो जाता है, कारण आर गलत हो जाता है। 31 है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह सिद्धांत क्या है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर यह कार्य करता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का जो है क्षय नहीं होता है, प्रकाश ऊर्जा क्षणित नहीं होता है। 32 है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग के द्वारा किया जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 33 है, निम्नलिखित में से किस घटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट करके बताइए। किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? प्रकाश जो तंतु है इसमें किया जाता है। तो इसका सही जवाब है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सेम क्वेश्चन सेम जवाब, इसके बारे में ऊपर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 34। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में संचार जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है या तंतु प्रकाशिकी जो होता है, इसमें संचार में जो संकेत होता है वो किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशिकी जो प्रकाश तंतु होता है इसमें जो सूचना का जो प्रसारण होता है, जो संकेत होता है किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग के रूप में। याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तंतु प्रकाशिकी संचार का एक प्रणाली है, एक सिस्टम है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें जो है 4 कथन दिया गया, बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। क्या यह कथन सत्य है? बताइए। दूसरा है कि प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। क्या यह सही है? तीसरा है प्रकाशिकी तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। देखिए ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह मतलब कि संबंध है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है। प्रकाश तंतु या ऑप्टिकल फाइबर सिलिका से बनी जो होती है एक पतली बेलनाकार नलिकाएं होती है, नली होती है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। देखिए इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार से क्षय नहीं होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ऊर्जा कंजप्शन कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह के द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का निर्माण जो है प्रारंभ किया गया था, न कि रिलायंस समूह के द्वारा। 36 नंबर है
मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मरीजों के पेट के अंदर का जो है परीक्षण करने के लिए, पेट के अंदर जो है फोटोग्राफी प्राप्त करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा जो एंडोस्कोप प्रयोग किया जाता है, एंडोस्कोप, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। तो देखिए, प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर एंडोस्कोप जो है कार्य करता है। एंडोस्कोप में फाइबर ऑप्टिक्स तकनीक का प्रयोग होता है और यह प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 37 नंबर है, डॉक्टरों के द्वारा मरीज के पेट के अंदर का परीक्षण एंडोस्कोप के द्वारा किया जाता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब आपको मालूम है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी। बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। पेट या शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए, पेट या शरीर के अंदर के अंगों के अन्वेषण के लिए जो तकनीक प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोप में, वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पर एंडोस्कोप जो होता है आधारित होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये कार्य करता है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है जिसमें सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचारित होती है। 38 है, मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का जो कारण है वो आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है और पूछे जाने की संभावनाएं भी काफी है। मृग मरीचिका का जो कारण है, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, ये बताइए कि मृग मरीचिका क्या है, कैसे बनता है, कहां आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं? देखिए, मृग मरीचिका जो है एक प्रकाश का वायुमंडलीय दृष्टि भ्रम होता है। जब आप कह सकते हैं कि रेतीले स्थानों पर जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, या आप रोड के माध्यम से अगर जा रहे हैं बाइक से या किसी गाड़ी से, मतलब कि टेम्परेचर अगर काफी ज्यादा होता है तो आपको लगेगा कि वहां पे जो है, मतलब कि कुछ दूरी पर देखिएगा तो लगता है कि रोड पे जो है पानी फैला हुआ है। वो होता है मृग मरीचिका, दृष्टि भ्रम होता है। कारण होता है इसका, जो कारण होता है कि ऐसा क्यों दिखता है, उसका ये कारण है कि देखिए, अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि प्रेक्षक जो होता है, देखने वाला जो होता है, ऑब्जर्व करने वाला जो होता है, अस्तित्वहीन जलाशय और दूरस्थ वस्तु के उल्टी या बड़े आकार के प्रतिबिंब या अनेक प्रकार के विरूपण को देखता है। वस्तु और प्रक्षेपक के बीच, अगर आप जिस वस्तु को देख रहे हैं और आप अगर देख रहे हैं तो उन दोनों के बीच की दूरी कम होने पर प्रेक्षक का भ्रम जो है दूर हो जाता है। जब नजदीक जाइएगा तो लगेगा कि पानी नहीं था, ठीक है, और वह विरूपित प्रतिबिंब जो है नहीं देख पाता है। मरीचिका वायुमंडलीय अपवर्तन का एक अनोखा और आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है। रेगिस्तान में दिन के समय जब भूमि के निकट की वायु जो है, जो रेगिस्तान की जो भूमि होती है वो उसके निकट की, या कह सकते हैं कि किसी भी भूमि के निकट की जो वायु है, अगर उस वायु की परत गर्म हो जाती है तब वह क्या होता है, विरल हो जाती है और ऊपर की ठंडी परतों की अपेक्षा कम अपवर्तक होती है। तो क्या होता है, किसी दूर वस्तु से आने वाले प्रकाश ज्यों ज्यों हवा के परतों से अपवर्तित होता है त्यों त्यों वह अविलंब से अधिक जो है विचलित होता जाता है और अंत में पूर्णतः आंतरिक रूप से जो है ये परावर्तित हो जाता है और प्रेक्षक वस्तु का काल्पनिक और उल्टा प्रतिबिंब देख पाता है। मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है, आपको मालूम है, इसका सही जवाब क्या होगा? मरीचिका का बनना जो उदाहरण है वो है आपका कुल आंतरिक परावर्तन का। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न जो पूछा गया कि निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है। तो आपको वैसे तो ऑप्शन दिख गया, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बताइएगा इसका सही जवाब क्या होता। ऊपर के डिस्कशन को या ऊपर के प्रश्नों को आपने एनालिसिस किया है तो देखिए, मरीचिका किस तथ्य के कारण बनती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थलीय तापन। मैंने बोला कि गर्म के दिनों में जब टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, रेगिस्तान या जो कंक्रीट पत्थर से बने जो स्थल होते हैं, रोड होता है, अगर आप जब मतलब कि कुछ दूरी पर रहिएगा तो टेम्परेचर क्या होता है कि
जो बालू या पत्थर के जो स्थल होते हैं या रेगिस्तान जो होता है या कंक्रीट पत्थर से बने जो स्थल होते हैं वो नीचे की वायु की परत को गर्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक। इसमें क्या होता है आपको जो है एक भ्रम पैदा हो जाता है, आपको लगता है कि वहां पे पानी है, जो कि वाकई में ऐसा होता नहीं है। तो इसका है स्थलीय तापन और इसके बाद प्रकाश अपवर्तन, यानी पहला और तीसरा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों के तुलना में ज्यादा सूर्य की जो रोशनी है ये परावर्तित करता है? सूर्य की जो रोशनी होती है उसको परावर्तित करता है, क्या करता है? परावर्तित। इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का ताजा बर्फ से ढकी भूमि। ताजा बर्फ से ढकी हुई जो भूमि होती है ये प्रकाश को मतलब कि सूर्य की जो प्रकाश होती है, रोशनी होती है, इसको काफी मात्रा में ये रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित करता है। ताजा बर्फ से ढकी भूमि 80 से 85% तक जो है सूर्य की रोशनी को परावर्तित करती है। उसके बाद रेत का रेगिस्तान, इसके बाद अगर बात करें तो प्रेयरी भूमि, धान के खेत, इनका क्रम आता है, याद रखिएगा। सबसे क्रम के अनुसार अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो सूर्य की रोशनी है जौन या यू प्रश्न पूछा जा सकता है कि सूर्य की रोशनी को सबसे ज्यादा परावर्तित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, तो सबसे पहले आएगा ताजा बर्फ से ढकी भूमि, इसके बाद आपका रेत का रेगिस्तान, प्रेयरी भूमि और धान के खेत। वैज्ञानिकों ने सतहों के द्वारा प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को एल्बिडो नाम दिया। क्या दिया? एल्बिडो। लैटिन भाषा में एल्बिडो का अर्थ होता है सफेदी, व्हाइटनेस। इससे यह पता चलता है कि कोई सतह कितनी सफेद या क्या है, उज्जवल है, व्हाइट है या ब्राइट है। बर्फ का एल्बिडो उच्च होता है, हाई होता है। 42 है, किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? 3 डायमेंशनल प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की जो तकनीक का नाम है वो क्या है? तो इसका सही जवाब है होलोग्राफी। ठीक है, होलोग्राफी काफी प्रचलित है। होलोग्राफी वह तकनीक होता है जिसमें लेजर किरणों के द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का जो उपयोग है अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है और इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। 43 है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? 3 डायमेंशनल चित्र लेने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं बताइए? तो सही जवाब है होलोग्राफी, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 44 है, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो रोस्टर स्कैन, रोस्टर स्कैन। देखिए सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, रोस्टर स्कैन का प्रयोग मॉनिटरों में किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। 45 है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सभी पारदर्शी माध्यम के, यानी डी ऑप्शन। रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैसों से गुजरती हैं तब इसकी प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाए तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणों भी जो है या किरणें उपस्थित होती हैं और इन किरणों को रमन किरणें कहते हैं। 46 है, ध्वनि के पुनर्उत्पादन के लिए सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि के रिप्रोडक्शन के लिए कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में जो प्रयुक्त होता है वो क्या होता है बताइए?
इसका सही जवाब हो जाएगा लेजर बीम। क्या होगा? लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। सीडी प्लेयर में कॉम्पैक्ट डिस्क में जो है जो लेंस प्रयोग किया जाता है, प्रयुक्त लेंस पराबैंगनिक लेजर प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जो सीडी की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। 47 है, जब एक सीडी ऑडियो और वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। जब एक सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है और इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ऑडियो और वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर जो है, कॉम्पैक्ट डिस्क के सतह पर सुरक्षात्मक देखिए प्रोटेक्टिव लैकर कोटिंग, प्रोटेक्टिव लैकर कोटिंग होती है जो कि थिन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन और विवर्तन की परिघटना के लिए यह जिम्मेदार होती है। यही सीडी को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने का जो है कारण हो जाता है। 48 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन है। पहला कथन है, दीर्घ तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। दूसरा, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। तीसरा, रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलयाम वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। और चौथा है, अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस जो है डॉपलर के प्रावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो एक बार खुद से जो है इस प्रश्न को एनालिसिस करके जवाब दीजिएगा। 5 सेकंड का समय है, कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, कमेंट आप लोग बहुत कम कर रहे हैं। इसका सही जवाब है 3 और 4। 3 और 4 करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो प्रकीर्णन या विचलन जो होता है D बराबर n-1 इंटू ए होता है। सूत्र याद रखिएगा, यानी दीर्घ तरंगदैर्ध्य जो होता है कम अपवर्तनांक वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से कम होता है। जल में दृश्य प्रकाश की गति होती है 2.25 गुणे 10 के पावर 8 एम यानी मीटर प्रति सेकेंड और निर्वात में प्रकाश की गति 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। स्पष्ट है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में प्रकाश की गति का 0.75 गुना है। इस प्रकार पहला दूसरा कथन गलत है, तीसरा चौथा कथन सत्य हो जाता है। 49 है, कथन ए कह रहा है कि एक चलचित्र में पूरी फिल्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। कारण आर, आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद 0.1 सेकंड तक बना रहता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। कथन कारण सही है या कथन जो है कारण की व्याख्या कर रहा है। इनमें से कौन सत्य कौन गलत है आपको बताना है। इसमें जो सत्य है ए सही है लेकिन आर गलत हो जाता है। कैसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर बात करें तो जो प्रश्न में दिया गया है कथन ए सही है, कारण आर गलत हो जाता है, क्योंकि आंख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब जो है स्टिमुलस यानी उद्दीपन हटाने के बाद 1/16 सेकंड बाद तक यानी 1/16 सेकंड तक जो है बना रहता है। 1/16 सेकंड बाद तक बना रहता है। 50 है, दूरदर्शन के संकेत का निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि, इसका सही जवाब, क्योंकि पृथ्वी की सतह जो है वक्राकार है। तो दूरदर्शन के जो संकेत होते हैं एक निश्चित दूरी के बाद ये नहीं मिलते हैं क्योंकि पृथ्वी की जो सतह है वक्राकार है, यही कारण है।
पृथ्वी के सतह वक्राकार होने के कारण दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि सिग्नल पृथ्वी के सतह से न टकराकर आगे बढ़ जाएंगे। 51 है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त जो तकनीक है वो क्या है? तकनीक का नाम बताइए। इसका सही जवाब है आवृत्ति मॉडुलन। आवृत्ति मॉडुलन। देखिए, श्रव्य संकेतों के प्रसारण, श्रव्य यानी सुनने वाला जो संकेत होता है जो सुन सकते हैं, इसकी आवृत्ति मॉडुलम तकनीक का प्रयोग करती है। फ्रीक्वेंसी मॉडुलम तकनीक का प्रयोग होता है। इस तकनीक से प्रसारित संकेत किसी भी प्रकार के शोर तथा विकृति से मुक्त होते हैं। 52 है, मनुष्य के आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्दीगों में परिवर्तित होती है? तो स्नायु उद्दीगों में जो परिवर्तित होती है वो बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा 52 का? इसका सही जवाब हो जाएगा रेटिना, अक्षपट। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे रेटिना पर स्नायु जो है उद्दीगों के रूप में ही रूपांतरित होती है। वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति या इमेज नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती है तथा दृक् तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में जो है पहुंचा देती है, जिससे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है। 53 है, रेटिना पर जो चित्र बनता है वो किस प्रकार के बनते हैं? दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है वो किस मतलब कि कैसा बनता है आपको बताना है। तो देखिए, रेटिना पर जो चित्र बनेगा वो वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होता है, यानी इसका सही जवाब जो होगा छोटा और उल्टा। किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो रेटिना पर वस्तु की जो प्रतिबिंब होता है, जो इमेज होता है, उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब बनने का जो संदेश है दृश्य तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक जो है पहुंचाया जाता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर यह हमें सीधी दिखाई पड़ता है। 54 है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? अभिनेत्र लेंस के द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उल्टा तथा वास्तविक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 55 है, क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंखों का होना अधिक उपयुक्त है? इसका जो है कारण बताना है। मुख्य कारण क्या है कि एक आंख की अपेक्षा दो आंख होना काफी ज्यादा सहूलियत होती है? इसका कारण है कि इस कारण से दूरी और गहराई का जो है एहसास होता है। दो आंख रहेंगे तो दूरी और गहराई का एहसास रहेगा। दो आंख होने से प्रतिबिंबों की प्राप्ति में समिति सटीक होती है। जो अवलोकन होगा वो सटीक होगा, सही होगा। गहराई और दूरी का शुद्धतम अनुमान जो है आपको ज्ञात हो जाएगा। 56 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? इसका सही जवाब क्या है बताइए। इसका सही जवाब है अल्ट्रावायलेट प्रकाश, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान जब सूर्य का बाह्य प्रभा मंडल चंद्रमा से पूरी तरह से ढक जाता है तो उस समय जो होता है सूर्य को नंगी आंखों से खुले आंखों से देखा जा सकता है, लेकिन आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नहीं, मतलब कि आप नंगी आंखों से खुले आंखों से देख नहीं सकते हैं। ये आपका जो आंख है वो सुरक्षित नहीं रह सकता है, आंख को हानि पहुंच सकता है, क्योंकि इस दौरान क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाले जो उच्च तरंगदैर्घ्य के पराबैंगनी विकिरण है ये आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकते हैं, आंखों को क्षति कर सकते हैं। 57 है, किसी तारे का रंग दर्शाता है। किसी तारे का जो रंग होता है कैसे दर्शाया जाता है? क्या या कौन दर्शाता है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसी तारे का रंग जो है दर्शाता है कौन, उसका ताप, उसका टेम्परेचर उसके रंग को जो है, तारे के रंग को दर्शाता है। कैसे? विशाल तारे स्वतः होते चमकदार गैसों के पिंड होते हैं जो स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल से परस्पर बंधे रहते हैं और भार के अनुपात में तारों में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 1.5% कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तथा 0.5% लौह तथा अन्य भारी तत्व होते हैं। तारों का सतत स्पेक्ट्रम ही इनके रंगों को निर्धारण करता है। किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। सर्वाधिक गर्म तारे में जो है स्पेक्ट्रम के नीले भाग से अधिकांश ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, ये नीले दिखाई देते हैं, जबकि सबसे कम गर्म तारे लाल दिखाई देते हैं। सबसे गर्म तारों में या सबसे गर्म तारों से सबसे कम गर्म तारों के रंगों का क्रम जो होता है इस प्रकार होता है, जैसे नीला, नीला श्वेत, श्वेत, श्वेत पीला, पीला नारंगी और लाल। तारों का जीवन काल इसके द्रव्यमान और चमक पर निर्भर करता है। जो तारा जितना अधिक चमकीला होता है उसका जीवन काल उतना ही कम होता है। 58 है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वो क्या है? इसका सही जवाब है धूल कण, बी ऑप्शन। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो अगर बात करें तो जब यह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल के या धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों के द्वारा जो है इसका प्रकीर्णन हो जाता है। तो विभिन्न रंगों का ये सूर्य का जो प्रकाश होता है विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। 59 है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित किस वजह से होता है? वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? आपको मालूम है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही जवाब क्या होगा? हिंट मैंने दे दिया है, कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब है धूल कण, बी ऑप्शन। कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया कि प्रकाश का रंग कैसे निर्धारित होता है? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो तरंगदैर्ध्य से। प्रकाश के रंग का जो निर्धारण होता है उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। 61 है, सही कथन को, सही स्टेटमेंट को आपको जो है चुनना है। 5 स्टेटमेंट है, पांचवें स्टेटमेंट को देखिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो सही कथन है वो ऑप्शन बी में दिया गया है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश से ज्यादा होता है। ठीक है, ROIGVIV के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो क्रम को याद रखिएगा तो सही जवाब आप दे पाएंगे। 62 है, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्ध्य है? निम्न में से किस रंग का सबसे जो है लंबा तरंगदैर्ध्य है? तो इसका सही जवाब है लाल रंग का, डी ऑप्शन। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है, जिसका मान 7.5 गुणे 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है। बैगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, जिसका मान 4 गुणे 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है। 63 है, सबसे कम वेवलेंथ यानी सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वो कौन सा प्रकाश है? सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वो है कौन है? वो है आपका बैगनी रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है कम होता है। 64 नंबर है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग है। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला कौन सा रंग है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बैगनी। इसके बाद है 65, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? किसमें सबसे ज्यादा जो है मतलब कि ऊर्जा होगी? उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है, किस रंग में होती है, किस प्रकाश में होती है? तो सही जवाब है नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में जो है उच्चतम ऊर्जा होती है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी, इसके बाद जामुनी और नीले रंग का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम
और लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो चारों रंगों में जो प्रकाश में नीले रंग है, नीला रंग, इसकी ऊर्जा जो है उच्चतम और लाल रंग की जो है निम्नतम होगी। 66 है, सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है? सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग सीसा के प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो सही जवाब है लाल रंग, ऑप्शन बी। निर्वात या वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशा में बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर सफेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में से लाल रंग सबसे कम जबकि बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। 67 है, कथन ए, प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्वी होता है। ठीक है, कारण आर, लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्ध्य से अधिक होता है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन गलत है? क्या एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं करते हैं? तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात करें तो लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य होता है 700 nm होता है, नैनोमीटर होता है। हरे रंग के तरंगदैर्ध्य का 530 nm होता है। इस प्रकार जो है कारण आर सही है। प्रकाश के अलग अलग रंगों की ऊर्जा उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी इस समानुपाती 1/λ। लाल प्रकाश की ऊर्जा जो होता है 1.77 eV होता है और हरे प्रकाश की ऊर्जा से कम होगी। ठीक है, तो एक गलत हो जाता है। 68 है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही जो है सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, डी ऑप्शन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय के कुछ समय पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य जो है क्षितिज के नीचे होने पर दिखाई पड़ता है। 69 है, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने के कारण क्या है? क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का जो कारण है वो क्या है? 69 सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है अपवर्तन, ऑप्शन ए। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। 70 नंबर है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो प्रकाश का अपवर्तन से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण वे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर तारों का प्रकाश सतह तक पहुंचने से पूर्व लगातार अपवर्तन की प्रक्रिया से गुजरता है। चूंकि अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर जो है झुक जाती है, इसीलिए तारे अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर स्थित जो है दिखाई पड़ते हैं। तारों की आभासी स्थिति अचल नहीं होती और उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। 71 है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? ट्रैफिक सिग्नल जो होता है इसमें लाल रंग का प्रकाश जो है प्रयोग किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? इसकी तरंगों की जो धैर्य लंबाई है वो सबसे ज्यादा होती है। तरंगदैर्ध्य की लंबाई काफी ज्यादा होती है। ठीक है, काफी दूर से ये जो है चमकती है। लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। चूंकि प्रकीर्णन तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अतः लाल रंग सबसे कम प्रकीर्णित होता है और यह दूर से जो है सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश जो है प्रयोग होते हैं। 72 कथन ए कह रहा है कि खतरों का जो सिग्नल होता है लाल रंग का बनाया जाता है। डेंजर्स जो होते हैं, डेंजर्स सिग्नल होते हैं लाल रंग के होते हैं, कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बताइए क्या सही है? बिल्कुल, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है।
खतरों का जो सिग्नल होता है, डेंजर्स के लिए जो डेंजर्स प्लेस होते हैं, यहाँ पे सिग्नल जो होता है लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो लाल प्रकाश है ये सबसे कम प्रकीर्णित होता है, यह दूर से सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है। वायु कणों में कम ये विकृत होने वाला लाल रंग व्यक्ति तक जो है अधिक मात्रा में पहुंचता है और दिखाई देता है, तथा उद्देश्य की ये पूर्ति भी करता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब सूर्य की किरणें सर्वाधिक दूरी तय करती हैं तब प्रकाश का सबसे अधिक लाल रंग हमारे पास तक जो है पहुंचता है और शेष रंगों का मार्ग में जो है प्रकीर्णन हो जाता है, और इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला होने के कारण भी इसमें निहित है। सूर्य से दूर हम सूर्य का प्रकाश नहीं बल्कि प्रकीर्णित रंगों को देखते हैं, चूंकि बैंगनी और इसके बाद जामुनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। 73 है, खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? खतरों के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है वो सबसे कम होता है और काफी दूरी तक मनुष्य को या किसी जीवित प्राणी को जो है स्पष्ट और जो है कह सकते हैं कि स्पष्ट दिखाई देता है और वो सिग्नल को जो है पहचान पाता है। 74 है, पूछा गया है कि आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? क्यों आकाश हमें नीला दिखाई देता है? तो नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें ये आकाश जो है नीला दिखाई देता है। 75 है, आकाश नीला क्यों लगता है? क्यों आकाश नीला दिखाई देता है? सेम प्रश्न सेम जवाब। इसका सही जवाब है लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल के द्वारा जो है अधिक प्रकीर्ण होती है। 76 है, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो सही जवाब है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 77 है, आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 78 को जो है हम लोग जो है यहां से 78 से हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। जितने भी प्रश्न होंगे नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप जो है अपनी प्रतिक्रिया को देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाएं हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होती हैं। कोई सुझाव हो, कोई मतलब कि कमेंट हो, कोई प्रश्न हो सुझाव के रूप में, या कोई क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आता है, या कोई टॉपिक हो जो आपको डिस्कस करना जरूरी लगता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पर जाकर जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।